हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस चैनल पाई हार्ट्स पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5th। इसका हम पहले बेसिक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है और क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें रिक्वायरमेंट हुई। जब हमें हमारे पास रियल नंबर -∞ से +∞ तक है तो क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढा गया। ठीक है ना, तो बता देते हैं आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप जब ग्राफ बनाते हैं आपने हमेशा ये इस तरीके के आपने क्वेश्चंस किए हैं कि रूट के अंदर आपके पास 5 प्लस में कोई वैल्यू आ जाए तो उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं अगर प्लस में है। लेकिन अगर रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए कुछ भी, तब आप उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ उसको आप रैशनल या इरेशनल में से कोई भी नंबर आ सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है रूट के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइंड किया गया कि आयोटा फॉर्म, उसको आयोटा से डिफाइंड किया जाता है कि आयोटा, इसको आयोटा बोला जाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, यानी कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो कोई भी नंबर है जो आपका इस फॉर्म में लिखा गया है z = a + आयोटा b। z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे रियल नंबर को आप r से डिनोट करते हैं, वहाँ पे आप दिखाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आप जब आप दिखाएंगे तो वहाँ हम जो नंबर लेंगे वो c से लेंगे। और z की जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वो लिखी जाती किस तरीके से, a + आयोटा b, जहाँ पर a और b क्या होते हैं आपके रियल नंबर, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं a + आयोटा b है फॉर ऑल a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b दोनों रियल नंबर हैं। क्लियर। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। जिस भी नंबर में आपको आयोटा फॉर्म दिख जाए वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जहाँ पे ये जो जिसमें आयोटा फॉर्म नहीं है वो कहलाता है इसका रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा फॉर्म है वो कहलाता हमारा इमेजिनरी पार्ट। देखिए, रियल पार्ट को आप शॉर्ट में REZ भी लिख सकते हैं कि Z का रियल पार्ट है, और इमेजिनरी को आप लिख देते हैं IMZ, यानी कि Z का इमेजिनरी पार्ट। ये आपका लिखा हुआ है। तो ये बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान है इन सबको सीखना। देखिए, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका। अब आपको बोला गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। मान लीजिए Z1 और Z2 आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो आपने अभी पढ़ा है फॉर्म इसकी a + आयोटा b होती है। तो दो लिए तो आपने a1 + आयोटा b1 लिखा, दूसरा लिखा a2 + आयोटा b2। ये इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है हम इमेजिनरी के इक्वल कर दें। तो देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, यानी कि रियल Z1 रियल नंबर ऑफ Z2 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तब आप बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट है, देखिए अलजेब्रा क्या कहती है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ऐड होते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर जब हम ऐड करते हैं, कोई भी दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आप जब ऐड करेंगे तो रियल में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ रियल पार्ट a और c है तो हमने a + c लिखा, फिर प्लस आयोटा करके इमेजिनरी b + d लिखा हमने। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। और इसकी अलजेब्रा क्या कहती है, क्लोजर लॉ होल्ड करता है। मतलब कि अगर Z1 और Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपके पास जो उनका सम है वो भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकंड है
कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो में क्या होता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर रहे हैं और अगर आप उनको रिवर्स कर दें, Z1 प्लस Z2 है, अगर आप उसको Z2 प्लस Z1 भी लिखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं आएगा, दोनों रिजल्ट सेम होंगे। ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। फिर है एसोसिएटिव, इसमें हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में 2 को ऐड किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें हमने थर्ड नंबर ऐड किया, तो ये इक्वल किसके रहेगा कि आप चाहे तो पहले लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करें, ये हमेशा इक्वल रहेगा। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या नंबर ऐड करें कि आपके पास ये नंबर वापस से एज इट इज़ आ जाए, a प्लस आइटा b ही आ जाए। तो क्या ऐड करें, तो देखिए 0 प्लस 0 आइटा, तो जब आपने a में 0 ऐड किया रियल पार्ट में तो a ही रह गया, और इमेजिनरी पार्ट में आपने जब 0 ऐड किया तो b रह गया। तो देखिए इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी अगर पूछा जाए तो वो होती है 0 प्लस 0 आयोटा। फिर है एडिटिव इन्वर्स, यानी कि a प्लस आइटा b में हम क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। देखिए आइडेंटिटी क्या आई थी, 0 प्लस 0 आइटा, तो अब इसमें क्या ऐड करें कि 0 प्लस 0 आइटा आ जाए, तो माइनस a माइनस आइटा b। तो देखिए a माइनस a प्लस आयोटा b माइनस b, तो आपने देखा 0 प्लस 0 आइटा आ जाती है। इसका मतलब जो एडिटिव इन्वर्स है इसका वो क्या आएगा, माइनस a माइनस b आयोटा। क्लियर है, ये है एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है आपके पास दो नंबर्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स में। रियल पार्ट में से आप रियल पार्ट माइनस करेंगे, मान लीजिए Z1 है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। तो डिफरेंस कैसे होगा, रियल में से रियल नंबर माइनस किया, प्लस में आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दिया, ये होगा Z1 माइनस Z2। क्लियर। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने Z1 और Z2, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से लिखा Z1 इंटू Z2। कैसे लिखेंगे, दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने रियल नंबर्स एक साथ ले लिए और जो इमेजिनरी नंबर थे वो एक साथ ले लिए। मल्टीप्लाई जैसे आप सिंपल करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो आइटा वाले हैं वो एक साथ लेने हैं और जो विदाउट आइटा है रियल पार्ट है वो एक साथ कलेक्ट करने हैं। अब इसकी अलजेब्रा क्या कहती है, देखिए क्लोजर लो। देखिए जब एडिशन में कर रहे थे तो हमारा बीच में साइन एडिशन का था, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, तो बीच में साइन मल्टीप्लाई का होगा, बाकी सेम वैसे ही चलने वाला है। देखिए दो नंबर अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसके बाद है कॉम्यूटेटिव, यानी कि मैं Z1 इंटू Z2 करूँ या Z2 इंटू Z1 करें हम, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल ही रहेगा, वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में देखिए पहले आप दो का प्रोडक्ट करें और फिर जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले लास्ट 2 का करें और फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट सेम रहने वाला है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वापस से वही नंबर आ जाए, तो ये नंबर होगा 1 प्लस 0 आइटा। देखिए आप जब Z को इससे कर रहे हैं तो Z ही आ गया, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव के अंदर होता है 1 प्लस 0 आइटा। देखिए एडिशन में अलग था, मल्टीप्लाई में अलग होगा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दोनों की आइडेंटिटी और इन्वर्स अलग अलग होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, देखिए a प्लस आइटा b आपने कोई नंबर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना, इट मीन्स आप क्या करेंगे उसको, देखिए Z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है 1। तो देखिए मैं 1 बाई Z से मल्टीप्लाई कर दूँ Z को,
तभी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या बनेगा, 1/z, जिसको आप z इन्वर्स भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू ये आती है a/a² + b² प्लस आयटा माइनस b/a² + b²। नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि आप के पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप z1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसके सम से, z2 + z3। क्या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपने लास्ट 2 नंबर्स को जोड़ा और फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, या फिर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट प्लस में फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सेम आने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में कौन सा आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर पीछे मल्टीप्लाई है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं z1 z3 + z2 z3, दोनों टाइम आपके रिजल्ट जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न यानी कि z1/z2। तो उस पर एक कंडीशन आती है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं डिवीज़न को, z1/z2। अब देखिए पावर ऑफ आयोटा, देखिए आयटा की वैल्यू थी √-1, तो आयटा स्क्वायर कितना होगा, आयटा इंटू आयटा, इसका मतलब √-1 इंटू √-1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √-1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आती है बाहर, -1। इसी तरह आप आयटा क्यूब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। आयटा स्क्वायर आया था -1 और ये है आयोटा, तो आयटा क्यूब कितना होगा, -आयटा। इसी तरह आयटा की 4 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 दैट इज़ +1। क्लियर। तो देखिए अगर 4 का मल्टीपल आ जाता है आयटा की पावर तो हमेशा वो वैल्यू रहेगी 1। अगर 4 का मल्टीपल है और साथ में कोई दूसरा नंबर आ रहा है जो 4 में नहीं है, तो देखिए 4 का मल्टीपल तो 1 बन गया, तो आपके पास बचता है आयटा। इसमें देखिए 4 का मल्टीपल इंटू में आयटा स्क्वायर, तो ये तो 1 बनेगा और आयटा स्क्वायर होगा -1। इसी तरह यहाँ आ रहा है आयटा की पावर 4 के इंटू आयटा क्यूब, तो ये तो 1 बन गया और आयटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। क्लियर। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे 4 टर्म्स याद रखनी है, और इवन याद भी क्या रखना है आपको, आपके पास आयटा की फॉर्म अगर आप जानते हैं √-1 है तो इसी की हेल्प से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं। आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स में आप कैसे करेंगे, जैसे आप सिंपल में करते आए हैं, z1 + z2 का स्क्वायर क्या होगा, z1² + 2z1 z2 + z2 का स्क्वायर। इसी तरह नेगेटिव क्यूब a - b की क्यूब एंड a² - b² क्या होता है, a + b a - b। क्लियर। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये सभी आइडेंटिटीज़ आप जानते हैं, आपने पहले भी की हुई हैं, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स पे भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है मॉडुलस। देखिए ये जो सिंबल यहाँ दिया गया है मोड का, ये मॉडुलस कहलाता है। अगर आपको ये सिंबल दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस निकाला जाता है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, रियल z का स्क्वायर और इमेजिनरी z का स्क्वायर। तो रियल नंबर क्या था a, तो इसका स्क्वायर कितना आया a², और इमेजिनरी पार्ट था b, तो इसका स्क्वायर आया b²। क्लियर है। अब आपसे बोला गया है कॉन्जुगेट। देखिए अगर z के ऊपर इस तरीके से बार मिलता है, ये बार कहलाता है, तो ये जो z बार है ये किसको डिनोट करता है, कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछे तो जो आयटा के साथ आपका सिंबल यूज़ हो रहा है प्लस या नेगेटिव, आप उसको चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, आपका सिंबल माइनस का, ये साइन आपका माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता z में तो आपका z बार प्लस में आता। आयटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं करना है।
क्लियर। अब मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देखिए, दो का प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालते हैं तो आप चाहे सिंगल सिंगल का भी मॉडुलस करके प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस है तो आप Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडुलस ऑफ Z2 है वो 0 के इक्वल ना हो। इसी तरह Z1 Z2 पर अगर इकट्ठे कॉन्जुगेट है तो आप Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, प्लस आपके पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है तो आप अलग अलग करके भी कॉन्जुगेट अलग अलग करके भी उसको जोड़ सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव है तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके उसका नेगेटिव निकाल सकते हैं। डबल कॉन्जुगेट है तो वापस से वही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि देखिए एक बार Z बार आपने किया तो कितना आया, A माइनस आइटा B। अब मैं कहती हूँ फिर से कॉन्जुगेट निकालिए, डबल कॉन्जुगेट, तो फिर से आप साइन चेंज करेंगे तो प्लस। अब ये वैल्यू तो किसके इक्वल थी, Z के, तो देखिए वापस से Z आ गए। कहीं पर भी आपको ये मिल जाए Z इंटू Z बार तो ये वैल्यू हमेशा मॉडुलस Z के स्क्वायर के इक्वल आती है। आप इसको करके भी दे सकते हैं, A प्लस आइटा B और A माइनस आइटा B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आइटा B स्क्वायर, तो ये कितना आएगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और मॉडुलस Z की वैल्यू क्या थी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, और जब मैं स्क्वायर करूँगी तो रूट हट जाएगा, तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आ गई ना, तो इसलिए ये होगा। Z इक्वल टू Z बार तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ प्योरली रियल। इमेजनरी पार्ट होगा ही नहीं तो कॉन्जुगेट का उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो कॉन्जुगेट का सिर्फ इमेजनरी पे पड़ता है, तो जब इमेजनरी है ही नहीं, रियल पार्ट है, तो कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अगर Z इक्वल टू माइनस Z बार तभी हो सकता है जब Z जो है क्या तो 0 हो, यानी कि 0 प्लस 0 आइटा, या फिर प्योरली इमेजनरी हो। क्लियर। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे Z इक्वल टू आइटा B, तो Z बार क्या होगा, माइनस का आइटा B, तो माइनस Z बार क्या लिखूँगी मैं, आयोटा B, तो माइनस Z बार किसके इक्वल आ गया, Z के। तो देखिए यही तो बोला गया है। इसी तरह अगर Z1 अपॉन Z2 का बार है तो आप अलग अलग का कॉन्जुगेट निकाल के और उसको डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो आप जो आपको Z गिवन है उसको आप क्या करेंगे, 1/Z की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आप चाहे तो ये सिंपल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, Z बार अपॉन मोड Z का स्क्वायर। आप ये भी याद रख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। और अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इसको 1/Z लिखकर आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/Z की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, A प्लस आइटा B, तो आप क्या करेंगे, A माइनस आइटा B डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई आपके पास, A माइनस आइटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी हमने देख लिया है। अर्जेंट प्लेन या पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है उसमें आप किस तरीके से पॉइंट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे आप वहाँ पे प्लॉट करते हैं नंबर्स को। तो देखिए जो एक्स एक्सिस लाइन है वो कहलाती है हमारी रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस लाइन होती थी हमारी वो कहलाएंगे आपकी इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर। इस तरीके से हम इसमें पॉइंट्स शो करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 बाय द पॉइंट्स P एंड Q इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आपको अगर PQ निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर आपके पास ग्राफ ज्योमेट्रिकली आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए आपको OP की डिस्टेंस निकालनी है, P के आपके कोऑर्डिनेट है XY और O जो है ओरिजिन है इसलिए 0 0। तो आप कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये रही आपके पास डिस्टेंस। इसके बाद है, अगर आपके पास a प्लस 0 आइटा लिखा है यानी कि इमेजिनरी पार्ट में 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये प्योरली क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी तो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ शो होगा, जब इमेजिनरी है ही नहीं तो वो रियल लाइन पे शो होगा आपका। क्लियर। और अगर आपके पास रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी गिवन है, तो वो पॉइंट कहाँ शो होने वाला है, वाई एक्सिस पर। क्लियर है। नेक्स्ट है मिरर इमेज। ज्योमेट्रिकली आपकी जो मिरर इमेज है वो कैसे होती है, देखिए x प्लस आइटा y, x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मिरर इमेज होगी तो सेम इमेज आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। और फोर्थ में आप जानते हैं x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनता है वो बनता है x माइनस वाई का। नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी हम कार्टिजन प्रोडक्ट में कर रहे थे, कार्टिजन में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे थे एक्स और वाई फॉर्म लेके। जब पोलर में बोले तो आपको आर और थीटा फॉर्म लेनी है, इस तरीके से आर और थीटा। तो ये जो फॉर्म लिखी जाती है, जेड जो है वो रिप्रेजेंट होता है आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। रियल पार्ट तो होता है आर कोस थीटा और इमेजिनरी पार्ट होता है आपका आर साइन थीटा। ये आपकी पोलर फॉर्म होती है। इसके बाद अगर आपको एंगल निकालने की बात की जाए, एंगल को क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। और लिखने का तरीका होता है ए आर जी जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये कैसे निकाला जाता है, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपका अपॉन में रियल पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए अगर जनरल आर्ग्यूमेंट पूछें 0 से 2 पाई तो कैसे होता है, देखिए फर्स्ट आपका 0 से 90 होता है ये, फिर ये आपका होता है पाई, ये है 3 पाई बाय 2 और ये कंप्लीट आपका होता है 2 पाई। एक सर्कल कंप्लीट होता है 2 पाई पे। तो 0 से 90 लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। जब पाई बाय 2 से पाई में जाते हैं तो यहाँ x तो पॉजिटिव है लेकिन x तो नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। जब पाई से 3 पाई बाय 2 में आते हैं हम, देखिए पाई से 3 पाई बाय 2 में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। जब आप फोर्थ में जाते हैं 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, तो आप देख सकते हैं x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। ये थी आपकी जनरल वैल्यू। इसके बाद है आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछें तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज्ड पाई तक होती है। तब इसमें आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको 0 से पाई बाय 2 गिवन है तो एंगल सीधा आप थीटा इक्वल टू अल्फा लिखेंगे, जो भी आपका एंगल गिवन है। अगर आपके पास बोला जाता है कि पाई बाय 2 से पाई के बीच में है तो आप उस टाइम एंगल जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। ये है जब प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको याद रखना है। क्लियर। अगर आपको ये बोला जाए माइनस पाई से पाई बाय 2, तब वहाँ एंगल निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है एंगल, जो भी एंगल आपका आता है। फिर अगर आपसे बोला जाए माइनस पाई बाय 2 से 0, तो आप एंगल लिखेंगे माइनस अल्फ़ा के अंदर। क्लियर है। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 आप अलग अलग निकाल के उनका जोड़ेंगे उनकी वैल्यूज़ को तो इक्वल आएगी। Z1 अपॉन Z बार का आर्ग्यूमेंट पूछा गया है तो 2 आर्ग्यूमेंट Z लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस
आर्ग्यूमेंट Z2। नेक्स्ट है इफ़ आर्ग्यूमेंट Z2 अपॉन Z1 थीटा है, तो इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो वो वैल्यू आएगी माइनस थीटा। अगर आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 बार है तो आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। Z बार अगर लिखा होता है तो आप उसका माइनस ले लेते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट Z बार हमेशा इक्वल होता है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z के। आर्ग्यूमेंट Z अगर 0 आ रहा है आपके पास, इट मीन्स Z जो है वो क्या है, रियल नंबर है। अगर Z1 Z2 का सम का मॉडुलस जो है इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के, इसका मतलब जो इनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है वो हमेशा कितना रहेगा, π/2। मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल होगा मोड ऑफ Z1 के स्क्वायर के प्लस मोड ऑफ Z2 के स्क्वायर के। ये इम्प्लाई करता है अगर ऐसा है तो Z1 अपॉन Z2 हमेशा कैसा रहेगा, प्योरली इमेजनरी। अगर आपके पास ये रिलेशन होल्ड करता है तो इट मीन्स जो आपका Z1 अपॉन Z2 है वो कैसा होगा, प्योरली इमेजनरी। अगर आप मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लिखते हैं तो इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 मोड है, तो ये इम्प्लाई करेगा आपका कि आर्ग्यूमेंट दोनों का Z1 और Z2 का आर्ग्यूमेंट सेम है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, ये रिलेशन बताए हैं यहाँ पर कि मॉडुलस को देख के आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बता सकते हैं कि अगर मॉडुलस इस तरीके से गिवन है तो आर्ग्यूमेंट के बारे में आप क्या कह पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप यहाँ निकाल रहे हैं। क्लियर। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बोला गया है मोड ऑफ Z प्लस a/2 प्लस माइनस आयोटा मोड ऑफ Z माइनस a/2। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसको हम नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप करते हुए आए हैं रियल के अंदर, जिसमें x की पावर 2 होती है हाईएस्ट आपकी। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि a 0 ना हो। अगर a 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसलिए a पे कंडीशन आती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। ए बी सी आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। तो देखिए आप जो रूट है उनके बारे में कैसे आप रूट निकालते हैं। जैसे रियल नंबर में आपने निकाला था, रूट निकालने के लिए इक्वेशन इक्वल टू 0 रखते हैं। पावर 2 है मीन्स आपके पास 2 रूट यहाँ मिलने वाले हैं। तो कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार प्लस करते थे बीच में और एक बार हम माइनस का साइन लगाते थे। और d क्या होता था वहाँ पे, डिस्क्रीमेंट। d डिस्क्रीमेंट को बोलते थे, जो कैसे निकलता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देख के हम क्या क्या बता सकते हैं। देखिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, यानी कि d 0 आ गया। अगर d 0 है तो दोनों वैल्यूज़ कैसी मिलेंगी, सेम मिलेंगी, जो कि होंगी माइनस b/2a। जो दोनों आपके रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा रूट्स मान रहे हैं, दोनों रूट क्या आने वाले हैं, माइनस b/2a। दूसरा हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते थे कि अगर d 0 है तो जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो देखिए रियल भी है और इक्वल भी है दोनों रूट्स। इसके बाद अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, d पॉजिटिव आ जाता है, तो आप लिखते थे यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव है, मान लीजिए d जो है √4 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो रैशनल नंबर बनते थे। दोनों जो आपके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा रैशनल और अनइक्वल बनते थे। ठीक
ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है रूट में तो जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, मान लीजिए रूट 5 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो रूट कैसे होंगे? इरेशनल और अनइक्वल। क्लियर? अगर वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है, डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ जाए, तो वहाँ से आपको कैसा नंबर मिलता है? जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। जैसे कि मान लीजिए आ गया a प्लस बी आएटा बाई 2, जो भी वैल्यू आई a और b की, और दूसरा आ जाएगा a माइनस बी आएटा बाई 2, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना आपका। तो ये कोई भी दो नंबर आ सकते हैं a और b के प्लेस पे आपके, तो इसलिए लिखा गया है कि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। क्लियर? ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका बेसिक है जो आप करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो सीखने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर मुश्किल नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप 1 से 2 बार जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।